हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी कटघरे में खड़े रिश्ते। सुधा आदेश जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध और चर्चित लेखिका हैं, जिनकी रचनाओं में महिलाओं के संघर्ष, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक जीवन के अंतर्द्वंद्वों को गहराई से दर्शाया गया है। प्रस्तुत कहानी में माँ और बहनों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए एक पुत्र के अंतर्मन की पीड़ाओं का बोध आपको होगा। तो सुनिए कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माँ 1 हफ्ते से आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। इलाज चल रहा है, पर अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं हैं। उन्हें झपकी लेते देखकर विशाल ने स्टूल को दीवार से लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया। टाइम पास का आजकल ये सबसे अच्छा और सुलभ साधन है। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट पर निगाह ठहर गई। अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिला होता तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाते। सुषमा दीदी की पोस्ट पढ़कर मन वितृष्णा से भर उठा। माँ को हार्ट अटैक आने के पश्चात उसने सुषमा दीदी के साथ सुनीता, रीता और दिव्या को भी फ़ोन किया था कि अगर वे आ सकें तो उसे थोड़ी सहायता मिल जाएगी, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। और आज ये पोस्ट। आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है? अगर इच्छा शक्ति है तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू पति की माँ की सेवा कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? अनायास अतीत के पृष्ठ चलचित्र की भांति खुलने लगे। वो MBA के अंतिम वर्ष में था, तभी उसके पिताजी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसका प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। चाचा जी को जब उसकी नौकरी का पता चला तो उन्होंने कहा, तू नौकरी करेगा तो पिता की छोड़ी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? अंततः घर के बड़े लोगों के आग्रह पर बेमन से ही सही 4 छोटी बहनों और विधवा माँ की खातिर उसने अपने सपनों को रौंद कर पिता की किराने की दुकान संभाल ली। माँ उसकी बढ़ती उम्र के साथ उस पर विवाह का दबाव बनाने लगी, पर पारिवारिक उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबे उसके मन ने सोच लिया था कि अपनी 4 बहनों के विवाह के पश्चात ही वो अपना विवाह करेगा। उसने न केवल 4 बहनों को उचित शिक्षा दिलवाई, वरन उचित समय पर योग्य वर देखकर उनके विवाह भी यथाशक्ति किए। उसकी परिवार के प्रति निष्ठा देखकर उसके पिता के मित्र ने अपनी पुत्री निशा का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसका विवाह होते ही अचानक परिस्थितियां ही बदल गईं। माँ का आदर्श बेटा तथा बहनों का आदर्श भाई अचानक नालायक बन गया। निशा ने सदा माँ की सेवा अपनी माँ समझकर की। माँ को भी उससे ज़्यादा शिकायत नहीं थी, पर जब भी बहनें आतीं वे माँ को उसके और निशा के विरुद्ध भड़का देती। ऐसे समय माँ भी अपना संयम खो बैठती। निज पर आरोप लगते देखकर निशा उनसे तो कुछ नहीं कह पाती थी, पर उससे झगड़ा कर बैठती। दोष निशा का भी नहीं है, करे भी वो सुने भी वो वाली मानसिक स्थिति उसे असहज बनाने लगी थी, और वो उन सबके मध्य सामंजस्य बिठाता हुआ भी माँ बहनों की नज़रों में जोरू का गुलाम बनकर अपना आत्मविश्वास खोने लगा है। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता जब बहनों को माँ की इच्छानुसार विदाई देने में जरा सी कमी होने पर माँ उसे उल्हाना देते हुए कहती, अपना सारा कुछ तो मैंने तुम्हें सौंप दिया और अब तो मुझे ही आंख दिखलाने लगे हो। वो उन्हें कैसे समझाता कि विरासत संभाली तो दायित्व भी तो संभाले हैं। विरासत के साथ मिले उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबे सुकुमार मन के सपनों को भी उसे न जाने कितनी बार रौंदना पड़ा है। मेहनत की तभी उस छोटी सी किराने की दुकान को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में बदल पाया है। इसी कारण वह न केवल अपनी बहनों की शिक्षा पूरी करवा पाया, वरन उनका विवाह भी अच्छी जगह कर पाया। यहाँ तक कि उनकी छोटी बड़ी मांगें पूरी करने में भी उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं निभा पाया तो निशा और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य। बच्चे और निशा उससे नाराज़ रहते, क्योंकि माँ की बीमारी की वजह से वो उन्हें कभी बाहर घुमाने नहीं ले जा सका था। दूसरों के ऊपर तो वो खर्च कर देता था, पर स्वयं के ऊपर खर्च करते हुए 100 बार सोचता। कभी कभी निशा भी टोक देती,
कि लगता ही नहीं कि आप सुपरमार्केट के मालिक हो। शादी विवाह हो या कोई सामान्य पार्टी, सब में आप अपना वही इकलौता सूट पहनकर चल देते हो। अब वो क्या कहता, अपने ऊपर खर्च करूं या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊं? गों गों की आवाज़ सुनकर वो विचारों के भंवर से बाहर निकला। देखा माँ तेज तेज सांस ले रही हैं। उनकी दशा देखकर तुरंत आईसीयू के सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन गया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर तुरंत उसके साथ चल दिया। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता या कर पाता, माँ ने अंतिम सांस ले ली। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। ना बेटा ना, रोते नहीं हैं, तू लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। कहीं दूर से माँ की आवाज़ आती प्रतीत हुई। उसने आंसू पोंछे। सच, माँ की सींची इसी मानसिकता के कारण वो तब भी नहीं रो पाया था जब उसके पिता गुजरे थे, तब भी नहीं जब उसका बड़ा बेटा असमय काल कवलित हो गया था। वो आज तक नहीं समझ पाया था कि ऐसी सीख क्यों। क्या पुरुषों के पास दिल नहीं होता? उन्हें दर्द नहीं होता? मन में आते विचारों को उसने झटका। इस समय उसके पास रोने का समय ही कहाँ है। उसे कभी अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सबको फ़ोन करने हैं, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। सबसे पहले उसने निशा को फ़ोन किया, फिर बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखवा कर वो घर गया। अंतिम क्रिया के सारे इंतज़ामात करने के लिए उसके मित्र ने उसे एक फ़ोन नंबर दिया। उस नंबर पर बात की तो उसने कहा कि पैकेज है, जितने का भी लो। उनके ही आदमी घर से घाट तक का पूरा अरेंजमेंट करेंगे। अगर रोने के लिए आदमी चाहिए तो वो भी भाड़े के ले आएगा। सुनकर वो अवाक रह गया था, पर जब ठंडे मन से सोचा तो लगा ठीक ही तो है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। दूसरे दिन वो दोपहर तक माँ को नहीं, माँ के पार्थिव शरीर को घर लेकर आया था। बुआ मौसी आ गई थीं, चारों बहनें भी आ गईं। वे माँ से लिपट कर रोने लगीं। निशा जैसे घर के बड़े कहते जा रहे थे करती जा रही थी, पर फिर भी जितने मुंह उतनी बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पंडित जी के कहने पर निशा ने माँ के मुंह में तुलसी दल डालकर गंगा जल छिड़का ही था कि सुनीता ने कहा, भाभी अब तुलसी दल माँ के मुंह में डालने से क्या फ़ायदा होगा? जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, पर तब तो आप वहाँ होंगी नहीं और भैया आपको भी याद नहीं रहा होगा, कहकर वो सुबकने लगी। सुनीता के शब्दों ने वर्षों से संचित उसके दिल के ज्वालामुखी को भड़का दिया था। जितना कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया, कम से कम आज तो मुझे दोष ना दे सुनीता। शब्द निकलने को आतुर थे, किंतु रिश्तों का लिहाज कर चाह कर भी उससे कुछ नहीं कह पाया। माँ की अर्थी को कंधे पर रखते वक्त वो फूट फूट कर रो पड़ा। मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, क्षमा करना माँ, तेरा बेटा कमज़ोर हो गया है। सहनशीलता जवाब दे चुकी है। मुझ में भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, करूँ भी मैं और सुनूँ भी मैं। अब और नहीं, मैं कोई देवता नहीं, आम इंसान हूँ। लोग सोच रहे थे कि विशाल माँ के जाने से दुखी है इसलिए रो रहा है, लेकिन सच तो ये था कि आज उसके आंसू माँ के साथ वर्षों से सहेजे उन रिश्तों के लिए भी थे जो आज चाहे अनचाहे कटघरे में खड़े हो गए थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी के रूप में एक आज्ञाकारी पुत्र के हृदय की व्यथा। परिवार में जिम्मेदारी उठाने वाला पुरुष, चाहे वो पिता हो, भाई हो या पुत्र हो, हमेशा दोषी ही ठहराया जाता है। वो हमेशा शोषण का शिकार होता है। अक्सर पाया गया है कि पुरुष अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो साहित्य प्रेमियों तक इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।